हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। मेरा नाम अनिकेत कुमार है और मैं वर्तमान समय में बिहार कृषि कॉलेज सवर भागलपुर में अध्ययनरत हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मतलब क्या कि मानव बॉडी का जो है मास्टर ग्लैंड, ग्रंथि का इंग्लिश होता है ग्लैंड, किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पहला यकृत, अग्नाशय, पिट्यूटरी ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। तो सबसे पहले हम समझेंगे ग्रंथि का मतलब क्या होता है। तो ग्रंथि का मतलब होता है शरीर के ऐसे अंग जिनसे कुछ उपयोगी रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, जैसे एंजाइम या हार्मोन। तो उस पार्ट को हम लोग ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि का मतलब क्या हुआ? शरीर के ऐसे अंग जिससे कुछ उपयोगी रासायनिक पदार्थ जैसे हार्मोन, एंजाइम स्रावित होते हैं, सेक्रेट होते हैं, उस अंग को हम ग्रंथि कहते हैं, है ना। मतलब जो क्या होता है कि इससे उपयोगी रासायनिक पदार्थ जैसे हार्मोन या एंजाइम क्या स्रावित होते हैं, तो उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रंथि। ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? ग्लैंड, GLAND, ग्लैंड। ग्रंथि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। ग्रंथि को जो है तीन भाग में बांटा गया, अंतःस्रावी ग्रंथि, सेकेंड होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, और थर्ड होता है मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है कि ऐसी ग्रंथि जिससे हार्मोन स्रावित होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन। बाह्यस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम। और मिश्रित ग्रंथि से क्या निकलता है? दोनों। तो इसका एग्जाम्पल होता है, मतलब क्या कि इससे जो है हार्मोन और एंजाइम, हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है। जैसे पूछे कि अंतःस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। उसके बाद हो जाएगा जनन ग्रंथि, है ना। उसके बाद है क्या कि बाह्यस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल क्या होगा? तो जैसे होता है लाल ग्रंथि, वो बाह्यस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल है ना, लाल ग्रंथि। इससे क्या होता है? एंजाइम निकलता है। और मिश्रित ग्रंथि का एग्जाम्पल क्या होगा? अग्नाशय। क्या होगा? अग्नाशय, अग्नाशय, हाँ। अग्नाशय को इंग्लिश बोलते हैं पेनक्रियाज। इससे क्या होता है, जब हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है तो इससे कुछ उपयोगी एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही इसे इसके बीटा कोशिका से क्या होता है कि इंसुलिन को पचाने वाला हार्मोन निकलता है, जिससे क्या होता है कि हम लोग शरीर में डायबिटीज नामक रोग नहीं होता है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन था कि शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मतलब विच मतलब क्या है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग जो है मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि। अब है क्या कि पिट्यूटरी ग्रंथि मानव के शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो वो क्या कि मस्तिष्क के लगभग मतलब क्या इस हिस्से में पाई जाती है। अब हम अपने क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक मिनट, इसको हम मिटा लेते हैं पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन पर बात करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन था कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है ना, पिट्यूटरी ग्रंथि।
पिट्यूटरी ग्रंथि को जो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में, मतलब ब्रेन में। इसका साइज कैसा होता है? मटर के एक दाने के समान, मतलब लगभग इतना छोटा रहता है। और क्या होता है कि चूंकि ये ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसे हार्मोन निकलेगा। तो इसे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इसे जो है एसटीएच नामक हार्मोन निकलता है। या इस हार्मोन का काम क्या है कि एसटीएच नामक हार्मोन मनुष्य के शरीर में मनुष्य के वृद्धि को नियंत्रित करता है। अगर यह हार्मोन अधिक मात्रा में निकलेगा तो क्या होगा? मनुष्य का लंबाई बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन को बोलते हैं वृहत्तता। एसटीएच हार्मोन अगर कम मात्रा में निकलेगा तो उसके कारण क्या होता है कि मनुष्य में बौनापन आ जाता है। अगर एसटीएच हार्मोन कम मात्रा में निकलेगा क्या होगा? बौनापन, मतलब ड्वार्फनेस का गुण आ जाएगा। और क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है क्या कि अन्य सभी जो भी ग्लैंड होता है उसको यह कंट्रोल करता है। इस कारण से इसे जो है मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, यानी कि मास्टर ग्रंथि। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूनिवर्सल डोनर है? यूनिवर्सल डोनर का मतलब हुआ कि कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सब, मतलब क्या है कि जो सब कोई को दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है सर्वदाता, मतलब जो सबको दे सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड ग्रुप बारे में। ब्लड ग्रुप के जो खोज करता है, ब्लड ग्रुप, इसे हिंदी में बोलते हैं रक्त समूह। रक्त समूह ब्लड ग्रुप के खोज करता है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर को जो है ब्लड ग्रुप के वो जो है डिस्कवर, मतलब कि उन्होंने ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किया था। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एबीसीडी आता है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, दोनों को जोड़ लिखेंगे ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, है ना। ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ओ। अब है क्या कि किसे सर्वदाता और किसे सर्वग्राही कहा जाता है। तो इसे हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं क्या कि जो आदमी देने वाला होगा वो एकदम गोल होगा, मतलब एकदम शुद्ध साध होगा। कहने का मतलब ब्लड ग्रुप ओ जो है वह क्या है, सबको दे सकता है। जो देने वाला आदमी होता है वह क्या होता है, बहुत शुद्ध साध होता है, बहुत गोल आदमी होता है, बहुत सिंपल आदमी होता है। तो ब्लड ग्रुप ओ को हम लोग कहते हैं सर्वदाता। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। उसके बाद है एबी, ब्लड ग्रुप एबी को जो है सर्वग्राही, मतलब यह जो है सबसे खून ले सकता है। इसे जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? सर्वग्राही, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, कौन यूनिवर्सल डोनर, मतलब कौन सबको दे सकता है। तो मैंने आपको बताया कि जो आदमी सिंपल होगा, जो आदमी गोल होगा वो सबको दे सकता है। तो गोल को यहाँ ऑप्शन है ए बी ब्लड ग्रुप, ओ बी जी मतलब ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप और बी मतलब ब्लड, जी मतलब ग्रुप। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, म्यूटेशन सिद्धांत किसने दिया, मतलब म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। और म्यूटेशन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है। म्यूटेशन मतलब होता है उत्परिवर्तन। तो म्यूटेशन वर्ड
ईस्वी में जो है ह्यूगो डी व्रीज दिए थे। यानी क्या कि म्यूटेशन वर्ड क्या होता है कि 1900 ईस्वी में कौन दिए थे? ह्यूगो डी व्रीज। और इन्होंने ही जो है म्यूटेशन थ्योरी भी दिया था। म्यूटेशन थ्योरी, इसका हिंदी हुआ उत्परिवर्तन सिद्धांत या उत्परिवर्तन का सिद्धांत। किसने दिया था? तो ह्यूगो डी व्रीज दिए थे। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सडन हेरिटेबल चेंज इन द फिनोटाइप, मतलब कुछ ऐसा चेंज जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर हो सके। अगर कुछ अचानक ऐसा चेंज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन बोलते हैं। ओनली जो है 0.1% म्यूटेशन ही जो है लाभदायी, मतलब लाभकारी होता है, यानी यूजफुल होता है। ओनली 0.1% म्यूटेशन इज यूजफुल। और क्या होता है कि ऑलमोस्ट म्यूटेशन आर हार्मफुल, लगभग जो भी म्यूटेशन होते हैं वह हार्मफुल ही होता है, वह जो है बहुत हानिकारक होता है। केवल 0.1% ही क्या होता है म्यूटेशन लाभकारी होता है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या कि म्यूटेशन कैसा होता है, उपयोगी होता है, अनुपयोगी होता है, हानिकारक होता है। तो म्यूटेशन जो है हानिकारक होता है। ओनली 0.1%, मतलब बहुत ही कम मात्रा में म्यूटेशन ही क्या होता है कि लाभकारी होता है, यूजफुल होता है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था? म्यूटेशन थ्योरी मतलब कि म्यूटेशन सिद्धांत किसने दिया था? क्या आ जाएगा? ह्यूगो डी व्रीज। यहाँ पर शॉर्ट में नहीं लिखा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ह्यूगो डी व्रीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मेंडल ने अपने प्रयोग किसमें किए? मतलब कि मेंडल अपने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे, जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट, वो जो किस प्लांट में किए थे? ऑप्शन है मिराबलिस जलापा, लेथेराइस ओडोरेटस, पाइसन सेटाइमो, ओनोथेरा लिबर्टियाना। और हाँ, इसमें एक चीज छूट गया क्या कि म्यूटेशन का जो ह्यूगो डी व्रीज खोज किए थे उन्होंने किस प्लांट पे किया था? उस प्लांट का नाम था ओनोथेरा लेमरकियाना। ये एक प्लांट है, इस पर जो है म्यूटेशन का खोज हुआ था, डिस्कवर हुआ था। और इन्हें ही जो है फादर ऑफ म्यूटेशन, फादर ऑफ म्यूटेशन कौन है? ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज को ही जो फादर ऑफ म्यूटेशन भी कहा जाता है। इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन था क्या कि मेंडल ने जो है अनुवांशिकता की खोज जो किस प्लांट पर किया था? तो ये क्या हो जाएगा? मटर पर। पाइसन सेटाइमो मतलब होता है मटर। इसका आंसर नॉर्मली ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और जो मेंडल को ही जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेंडल के नियमों की पुनः खोज मतलब रीडिस्कवरी, इसे इंग्लिश में कहा जाता है रीडिस्कवरी, कब हुई? तो 1864-65 में जो है मेंडल ने अपने नियमों को प्रतिपादित किया। तो उसके बाद वो क्या है, उनका डेथ हो गया, मतलब मृत्यु हो गई। तो लगभग 34 वर्षों तक जो है मतलब उनके जो भी खोज था उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन तीन वैज्ञानिक तीनों अलग अलग कंट्री में अपना मतलब क्या खोज कर रहे थे। तो उन्होंने जो खोज करके जो निष्कर्ष निकाला वह मेंडल के निष्कर्ष के समान था। मतलब मेंडल ने जो 34 साल पहले खोज के बता दिया था, 3 वैज्ञानिक ने 1900 ईस्वी में वही चीज़ को खोजा। तो अब तीनों एग्जाम में ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि मेंडल के नियमों की खोज कब और किन किन वैज्ञानिकों ने की? तो उन्हें पुनः खोज यानी कि रीडिस्कवरी मतलब पुनः खोज। तो 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक थे। एक थे हॉलैंड के कौन थे? ह्यूगो डी व्रीज, इंग्लिश में लिख देते हैं ह्यूगो डी व्रीज।
शेरमान, इरिक वॉन शेरमान। और कौन थे? जर्मनी के थे कार्ल लॉरेंस। इन तीनों वैज्ञानिकों ने जो है 1900 में जो है ना मेंडल के नियमों की पुनः खोज की, मतलब रीडिस्कवरी की। तो क्वेश्चन क्या है कि खोज कब हुई, क्या हो जाएगा? 1900 में। इन तीनों वैज्ञानिक का नाम बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। और इन तीनों से क्वेश्चन आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और खासकर जब आप लोग बीएससी में आगे जब पढ़ने आएगा तो वहाँ भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ कब हुई है ना? तो 1900 में। अगला क्वेश्चन है, रंध्रीय छिद्रों के खुलने में किस आयन की सर्वाधिक भूमिका होती है? इसका मतलब हुआ, रंध्र मतलब होता है क्या कि पौधे के प्लांट होता है, मतलब क्या कि प्लांट के पत्ती में जो बहुत ही स्मॉल छिद्र पाए जाते हैं उसे हम रंध्र कहते हैं, है ना? वही लिखा हुआ है क्या कि प्लांट में जो रंध्र होता है उसको खुलने और बंद होने में कौन सा आयन सपोर्ट करता है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पोटेशियम आयन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है बहुत बार बहुत जगह एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन C3 प्लांट नहीं है? तो अब क्या कि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, C3 प्लांट क्या होता है, C4 प्लांट क्या होता है? तो C3 प्लांट का मतलब होता है वैसा प्लांट जिसमें C3 साइकिल पाया जाता है। और जब आप फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन पढ़ेगा तब आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है। और ये सब मुख्य रूप से क्लास 11 में पढ़ना है। अभी हम केवल क्वेश्चन में बात करें कि C3 प्लांट कौन होता है। तो हम कुछ हम C3 प्लांट का एग्जाम्पल और कुछ हम C4 प्लांट का एग्जाम्पल देखेंगे। C3 प्लांट का एग्जाम्पल हो जाएगा राइस मतलब धान, वीट मतलब गेहूँ, कॉटन मतलब सोयाबीन, कॉटन का मतलब होता है कपास, सोयाबीन हो गया, पोटैटो हो गया। ये सब क्या है? C3 प्लांट का एग्जाम्पल है। C4 प्लांट का एग्जाम्पल कौन है? जैसे मक्का हो गया, एमरैंथस हो गया, मक्का हो गया, एमरैंथस हो गया। एमरैंथस को बोलते हैं चौलाई, इसी को हिंदी में बोलते हैं चौलाई etc। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि कौन नहीं है? तो चौलाई है। अगला क्वेश्चन है, किसका श्वसन भागफल न्यूनतम होता है? श्वसन भागफल का यूनिट होता है रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट, यानी कि RQ से शॉर्ट में बोलते हैं। चलिए इसको समझते हैं क्या होता है। रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है? RQ। तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RQ, मतलब होता है श्वसन भागफल। इसी को अगर हम इंग्लिश में लिखें क्या लिखेंगे? रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट। इसका मतलब होता है कि उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बटे अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा। उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बटे अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या बोल रहा है? C6H12O6 प्लस 6O2 क्या देगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP ऊर्जा देगा। ये मान लेते हैं क्या कि ये क्या है कि रिस्पायरेशन का एग्जाम्पल है। अब हमें जो है इसमें से जो है रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट निकालना है। तो श्वसन भागफल का फॉर्मूला क्या होता है? उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, मतलब किसी समय अवधि में हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, बटे अवशोषित
ऑक्सीजन की मात्रा, और उसी समय मतलब क्या उसी टाइम में हम कितना ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं। तो RQ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इससे मतलब कि झाँप लेंगे। तो इसका कितना है, 6 मोल है, 6 और बटे उसके बाद क्या है अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा, तो यहाँ कितना इसको झाँप लेंगे कितना होगा 1, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 किसका आया, यहाँ पर क्या हुआ कि कार्बोहाइड्रेट को मतलब कि यहाँ पर क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीडेशन हुआ था तब मतलब क्या किसका वैल्यू देता है, कहने का मतलब ये क्या कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट का होता है ये प्रोटीन का होता है 0.8 से 0.9 तक, वसा का होता है 0.7, और एक ऑप्शन था मैलिक एसिड का होता है मैलिक एसिड, इसका होता है 1.33। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि किसका न्यूनतम होता है, तो ग्लूकोज का 1 होता है, प्रोटीन का 0.7 होता है, ऑक्जेलिक एसिड का 4 होता है, और मैलिक एसिड कितना होता है 1.33। तो किसका सबसे कम हो जाएगा, प्रोटीन का, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन का RQ वैल्यू क्या होता है सबसे कम। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए कि RQ वैल्यू का मतलब क्या होता है, और ये मतलब फॉर्मूला आपको अगर पता है, तो अगर ये आपको अगर अभिक्रिया पता है, रिएक्शन पता है, तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मृदा में कार्बनिक पदार्थ कितना पाया जाता है, मतलब एक नॉर्मल सॉइल हमारे पास है, तो उसमें कार्बनिक मैटर मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो कितना प्रतिशत पाया जाता है, देखते हैं इसको कितना पाया जाता है। एक जो नॉर्मल सॉइल होता है, उस मान लेते हैं मेरे पास सॉइल है, तो इसमें क्या होता है 25, 45 और 5 ऐसे होता है। कहने का मतलब 25% होता है मृदा वायु, 25% मृदा जल है ना, 45% क्या होता है खनिज पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ, और 5% होता है कार्बनिक पदार्थ। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि समान मृदा में कार्बनिक पदार्थ मतलब ऑर्गेनिक मैटर कितना क्या हो जाएगा 5% है ना, 45% होता है इनऑर्गेनिक मैटर होता है। उसका अगला क्वेश्चन है, अमीबा किस अंग की सहायता से क्या गति करता है, तो अमीबा में क्या होता है कूटपाद पाया जाता है। अमीबा का हम फिगर बना सकते हैं कुछ भी, इसको मिला देते ज़्यादा से रहेगा। ये इसका बीच में बनाया था इसको हम बोलते हैं अमीबा। तो ये जो बाहर को जो निकला हुआ होता है इसको हम बोलते हैं कूटपाद, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं सूडोपोडिया। तो उसी की हेल्प से क्या करता है मूव करता है, भोजन को भी ग्रहण करता है। और पैरामीशियम का पूछेगा तो पैरामीशियम जो है सिलिया की सहायता से गति करता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।